हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो टेस्ट सीरीज नौमा है, नाइन्थ टेस्ट सीरीज पे जो 50 क्वेश्चन है उस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ये डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट तभी होगा जब पहले आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लें। मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। साथ साथ इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर भी मैंने जो पीडीएफ क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया हूँ। पहले जो इसका एनालिसिस या आंसर देखने से बेटर होगा कि पहले आप इसको खुद इसको सोल्व करें, इससे पता चल सके कि आपका जो तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली में कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है, पहले ये हम लोग देख लें। कॉलेजियम व्यवस्था है कि 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में एक कॉलेजियम व्यवस्था जो है पहली बार ये आया था। इसके पहले था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसकी नियुक्ति एवं पदोन्नति में प्रमुख भूमिका निभाते थे, लेकिन अब कहा गया है 1993 के बाद कहा गया था कि जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तथा 4 वरिष्ठतम जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं वो ये पांचों के द्वारा एक कॉलेजियम व्यवस्था लागू की जाएगी जो कि नियुक्ति एवं पदोन्नति में इसकी ये प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये है कि ये राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि इसको लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा कॉलेजियम जो है इसको बिना मॉडिफिकेशन के मॉडिफाई करके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा कि वो उस पर वो उसकी अनुमति वो दें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, तो यहाँ पे सीजीआई प्लस 1 टोटल 5। इसका आंसर होगा डी। संविधान के चौथी अनुसूची में निम्न में किससे संबंधित है। तो संविधान के जो चौथी अनुसूची है वो है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटों का आवंटन है उससे संबंधित है। विभिन्न राज्यों द्वारा शपथ जो लेने के बाद आपको ऐसे भी देख लीजिए, ये तीसरी अनुसूची में शामिल है। संघ एवं समवर्ती सूची जो कहा गया है इस 7वीं अनुसूची में है, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का जो बंद है वो 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 50 में वर्णित क्या है। तो सर संविधान के अनुच्छेद जो 50 में वर्णित है उसमें कहा गया कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगी। इसको आप लोग ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चन हमेशा इसमें आते रहते हैं। इसका आंसर ये होगा, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की जो भाषा है जो हिंदी होगी और लिपि देवनागरिक होगी। लिपि देवनागरिक और भाषा हिंदी है, तो ये 343 में। इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किस जनजातीय विद्रोह या आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम एवं सिद्धांतों से प्रभावित था। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि फ्रीडम मूवमेंट के समय में कौन गांधीवादी जो झुक आया था, उसके बाद कौन ये आंदोलन हुआ। तो हम लोग देखते हैं जो यूपी में जो बहराइच वगैरह एरिया है वहाँ पे 1913-14 में ताना भगत आंदोलन चला था, जो कि वहाँ पे जो भूमि कर है एवं ऊंची लगान है उसके विरुद्ध चला था, जिसमें कि गांधीवादी सिद्धांतों का कांग्रेस का कार्यक्रम था उसको भी अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा सी। भारत के रामसर जो कन्वेंशन के तहत जो जितने भी घोषित आर्द्रभूमि है उसमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो वेम्बनाड जो झील है जो कि केरला में पड़ता है। इस इंडिया में टोटल 42 जो आर्द्र वेटलैंड लैंड है जो कि ऑलरेडी रामसर कन्वेंशन तक घोषित हो चुका है। उसमें सबसे बड़ा जो है वेम्बनाड है जो कि केरला में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सी नदी एक्सूरी नहीं बनाती है। तो हम लोग देखते हैं जितने भी जो अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो एक्सूरी जो बनाती है, जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो नहीं बनाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो माही, मांडवी, नर्मदा और ताप्ती कोई भी सभी एक्सूरी बनाती है। तो इसका आंसर होगा ई। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा शंकुधारी वन या टैगा वन के अंतर्गत नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो
चीड़, देवदार, स्प्रू है। ये तीनों है जो शंकुधारी वन और टाइगर वन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो जैतून है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर होगा ए। वर्तमान में भारत के कुल कितने जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसको यूनेस्को के मैन एवं बायोस्फीयर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो टोटल है यहाँ पे जो इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है। 18 में से 10 को आप लोग याद रखिएगा, 10 को यूनेस्को के मैन एवं बायोस्फीयर के अंतर्गत शामिल किया गया। इसका आंसर होगा ए। आप लोग ध्यान रखिएगा 12 नहीं है 10 है यहाँ पे। पौधे एवं पशुओं के लुप्त होने से रोकने एवं प्राकृतिक क्षेत्रों के लुप्त होने से बचाने के लिए निम्न में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक जो कि डेंजर जोन जो शो करता है, तो जो रेड डाटा बुक जो इशू करता है वो ICUN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में की गई है। इसका जो राजधानी है, जो ऑफिसेज है वो ग्वालांड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो रेड डाटा बुक जो इशू करता है वो है ICUN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब है कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सांख है जो कि कपिल के द्वारा किया गया, न्याय गौतम के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, लेकिन जो वैशेषिक है वो कर्नाट के द्वारा है, लेकिन जो जैमिनी यहाँ पे जो दिया गया है वो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। तो जो आंसर डी है वो सुमेलित नहीं है। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था। जो लक्षणाध्यक्ष था उसका मेन काम था मुद्रा टकसार बनाना। इसका आंसर होगा ए। ऐसे भी आप लोग 3-4 याद रखिए। इसको जो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो सीता अध्यक्ष इसको बोला जाता था। मापतौल का जो अध्यक्ष होता था उसको पोतवाध्यक्ष बोला जाता था। जो व्यापार वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसको पण्याध्यक्ष। तो इसका जो लक्षणाध्यक्ष था वो मुद्रा एवं टकसाल से संबंधित था। इसका आंसर होगा ए। यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस एवं एंडोकोटस का प्रयोग किस शासक के लिए किया जाता था। सेंड्रोकोटस और एंडोकोटस का प्रयोग होता था वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। यहाँ पे आंसर होगा बी। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल का साक्ष्य मिले हैं। तो जितने भी हड़प्पा स्थल के साक्ष्य मिले हैं सबसे ज्यादा जो संख्या है वो गुजरात में है। इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं कि चोल काल में कदमई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। जो कदमई शब्द है वो जो प्रयोग होता था भूमि राजस्व के लिए, यहाँ पे चोल काल में प्रयोग होता था। इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा उष्ण स्थानीय जो पवन है लोकल जो वार्म लोकल विंड है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चिनुक है, चिनुक आते हैं, हरमटन आते हैं, बिग फिल्टर आते हैं, लेकिन मिस्टर नहीं आते हैं। ठंडी जलवायु। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए चिनुक है जो USA और कनाडा के बीच में चलता है। ये हरमटन है जो सहारा मरुस्थल में चलता है, गर्म जो उष्ण स्थानीय पवन है। बिग फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है, लेकिन जो मिस्टल है वो ठंडी पवन है, ठंडी लोकल पवन है जो कि चलता है स्पेन एंड फ्रांस के पठारी क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा समझौता जो या प्रोटोकॉल जिसको ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो वियना कन्वेंशन है जिसको कि हुआ था 1985 में ये हुआ था और 1988 से प्रभावी है। इसके अलावा एक आप लोग याद रखिए जो काफी फेमस है मॉन्ट्रियल समझौता जो कि ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। ये 1987 में हुआ था तथा 1989 से ये प्रभावी है। तो दो कन्वेंशन वियना और मॉन्ट्रियल ओजोन के कंजर्वेशन से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत जो आते हैं वो धान है, ज्वार है, मक्का है, लेकिन जो चना है वो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र पहला पोजीशन पे है, गुजरात दूसरा पोजीशन पे, तेलंगाना तीसरा पोजीशन पे। तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है, सबसे अधिक तो सबसे अधिक जो होता है महाराष्ट्र में होता है। अब एक निम्न में से किस राज्य में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो अभी वर्तमान में जो कोयला का उत्पादन हो रहा है वो सबसे अधिक जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यहाँ पे जो अभी उत्पादन हो रहा है 22.22% है, उड़ीसा से 19.80% है, झारखंड में 18.48% है। यहाँ पे लेकिन देखते हैं जो झारखंड में है सबसे अधिक भंडार है, सबसे अधिक जो भंडार कोयले का है वो झारखंड में ही है। लेकिन जो अभी उत्पादन जो सबसे अधिक वो उत्पादन पूछा जा रहा है, तो अभी सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। दीवान ए दीवान ए मुस्त मुस्तखराज का कार्य बकाया राजस्व की वसूली करना था। निम्न में से किसके द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा है जो इस विभाग की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दीवान मुस्तखराज का जो डिपार्टमेंट था वो स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन काम था बकाया राजस्व की वसूली करना। तो इसका आंसर होगा सी। किस मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने शासन की उदारता और न्याय पे काफी बल दिया और न्याय के लिए एक घंटा घर न्याय के लिए घंटा स्थापित किया? तो जहांगीर, जहांगीर को न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने एक जो वहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक घंटा लगाया था, जिसको घंटा बजाने पे ये उम्मीद की जाती थी कि राजा के द्वारा इनको न्याय दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। इटावली यात्री जिसका नाम है निकोलो कांटी ने विजयनगर की यात्रा किस शासक के समय की थी? तो ये जो निकोली कांटी जो यात्रा की थी वो देवराज प्रथम। इसका आंसर होगा बी। देवराज प्रथम के समय ही निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा की थी। किस उत्तरवर्ती मुगल शासक के समय में नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हुआ? तो हम लोग देखते हैं नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको मोहम्मद शाह का जो शासक है 1719 से लेकर 48 तक है। तो इन्हीं के मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हुआ था। अब आते हैं प्रोटीन संश्लेषण। बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लाइब ए अंतर्द्रवी जालिका या लाइबोसोम है, यहाँ पे ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर होगा बी। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो जो इकाई है वो जीन ही है। जीवों के शरीर में जो आनुवंशिकता की इकाई होती है उसको जीन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सी होगा आंसर। जो यकृत या इसको लीवर बोलते हैं, लीवर में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा किस रूप में होती है? तो यहाँ पे जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में। हम ऑलरेडी बायोलॉजी का जो वीडियो अपलोड किए उसमें डिटेल्स इसमें बताया गया है। हम तो ग्लाइकोजन में ही जो लीवर और मांसपेशियों में जो एनर्जी है वो जमा होता है। आंसर होगा डी। निम्न में से किस जिले में गर्म जल के सोते पाए जाते हैं? जो गर्म जल के जो सोते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो जिला मुख्य रूप से बिहार में है, एक मुंगेर है, दूसरा है जो राजगीर में यानी नालंदा में। जिला नालंदा हो गया, राजगीर में पाए जाते हैं। मुंगेर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मुंगेर में जो खड़गपुर की पहाड़ियों में जो अवस्थित है सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, यहाँ पे गर्म जल के सोते पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा मुंगेर। दूसरा जो जिला है वो नालंदा है जो कि राजगीर में गर्म जल के सोते पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा सी।
गोगाबिल पश्चिम बिहार निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो गोगाबिल जो पश्चिम बिहार है वो कटिहार जिला में अवस्थित है। इसको आप लोग इस रूप में भी देखिए, गोगाबिल को जो है सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है, जो कि बिहार के पहला कम्युनिटी रिजर्व है, इसको प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में जिला गया है। एक गोगाबिल कटिहार में अवस्थित है, जो कि पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ 2-3 मैथ है कि आप किसी पंक्ति में दोनों छोर से 11वें पोजीशन पे हैं, तो आप पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 11वां पोजीशन है, तो इसका मतलब इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, एक ये हो गया, तो 10 प्लस 10 प्लस 1, टोटल 21 लोग हैं यहाँ पे। ऐसे भी देख लीजिए कि 11 प्लस 11 माइनस 1, जो दोनों तरफ से इसको जोड़ा जा रहा है, इधर से भी 11 हो गया, इधर से भी 11 हो गया, तो 11 प्लस 11 इसको 2 बार जोड़ा गया था, इसको माइनस कर लीजिए, तो 22 माइनस 1 21 होगा, इसका आंसर होगा सी। अब ये है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर, यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, इसके बाद उत्तर की ओर चल जाने लगता है, 6 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर उत्तर जा रहा तो बाईं इस ओर होगा, बाईं ओर चलकर दक्षिण और पश्चिम यहाँ पे 10 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा था वर्तमान स्थल से वो स्थान की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो एक ट्रायंगुलर रूप में है, तो यहाँ पे इसका जो माप होता है 82 स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका 6 स्क्वायर, बार बार अगर ये मान होता है तो इसका मतलब इस सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे देखते हैं 64 प्लस 36 100 हो गया, और उसका मतलब 100, मतलब जिस यहाँ पे 10 इसलिए है, जिस पोजीशन से चला था वहीं पे आ गया वो, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा सी, जिस स्थान पे वो चला था वहीं पे वो आ गया। अब है कि भारत में अंतिम जाति जनगणना कब हुआ था? अभी बिहार में जाति जनगणना की काफी बात की जा रही है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन है, तो जो अंतिम जनगणना की 1871 से जो प्रथम जनगणना स्टार्ट किया गया था, वहां से जातीय जनगणना स्टार्ट हो गया था, तो जो लास्ट हुआ था वो 1931 में हुआ था, उसके बाद जातीयधारी जनगणना नहीं हुआ था, इसका आंसर होगा बी। कार्बी आंगलांग शांति समझौता को उग्रवाद मुक्त तो नॉर्थ ईस्ट के रूप में इसको प्रमुख कदम माना जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कार्बी आंगलांग किस जिले में अवस्थित है? तो कार्बी आंगलांग जो डिस्ट्रिक्ट है वो असम में अवस्थित है, इसका आंसर होगा डी। हाल ही में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो हाल ही में जो ब्रिक्स देश की अधिवेशन हुआ था वो इसके अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। ब्रिक्स के बारे में आप जान लें कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो अभी मुख्यालय है वो संघाई चीन में है, इसमें 5 देश अभी है ब्रिक्स में है। इस तरह से देखिए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में 2010 में जुड़ा था इसको, तो इसका आंसर होगा ए। अब है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मानकों का निर्धारण भारतीय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को FSSAI करता है। इसकी स्थापना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि तो FSSAI जो इसका जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, जो खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मानकों का निर्धारण करता है, ये किस मंत्रालय के अधीन करता है? तो इस पर काफी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो इसका आंसर होगा सी। अब है कि जो फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया पे हम लोग आते हैं कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे संबंधित है? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा के विकास से संबंधित है। जो मेकाले थे, मेकाले ने ये कहा था कि पहले उच्च एवं मध्य वर्ग को शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि होगा कि फिल्टर होके वो नीचे वर्ग के जो लोग हैं वो भी शिक्षित, जो भी एडुकेटेड होते जाएंगे। तो इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी करते हैं कि पहले ऊपर हमको इसको एडुकेट कर दो, इसके बाद नीचे वाले जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली एडुकेट हो जाएंगे। तो शिक्षा के विकास से संबंधित था, इसका आंसर होगा सी। राप्त गुप्तार पत्रिकाओं का संपादक या लेखक कौन है? तो जो राप्त गुप्तार है इसका जो संपादक है वो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। इसका आंसर होगा डी। रहनुमाई मजद सायन सभा के संस्थापक निम्न में से कौन नहीं है? तो रहनुमाई मजद सायन सभा जो है इसकी स्थापना
1951 में की थी। इसमें जो मेन भूमिका निभाई थी नौरोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी और एस बंगाली। ये तीनों के द्वारा ये स्थापना की है। किसके द्वारा नहीं की गई है तो वो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका आंसर डी होगा। निम्न में से किस कमेटी के द्वारा बंगाल विभाजन अनुशंसा के बाद अनुशंसा की गई कि बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तथा 1911 में पुनः उसको संयुक्त कर लिया जाता है। तो मिंटू सेकंड के द्वारा एक अलुडेल कमेटी की स्थापना की गई थी। उनके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया कि बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किसके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों सम्मेलन में भाग लिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा सिर्फ सेकंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लिया गया था। इसका आंसर होगा बी। अब है कि निम्न में से किस तत्व को हम लोग मिट्टी में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, मानो केरोसिन ऑयल में रखते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो केरोसिन ऑयल में हम लोग सोडियम को रखते हैं, क्योंकि हवा में अगर खुले वो रख देंगे तो वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। अगर हम इसको पानी में रखते हैं तो पानी में क्या करेगा वो कि वो जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन बना लेगा तथा काफ़ी अधिक ऊष्मा भी मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसमें प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। इसका आंसर होगा ए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका का यूज जो हम लोग करते हैं वो प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, लंबे समय तक इसको ताज़ा रखने के लिए हम लोग करते हैं, खाने योग्य बनाने। तो इसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो पाया जाता है सिरका में, जिससे कि हम लोग लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ये क्या है? तो एक भारी रंगीन और तैलीय पदार्थ होता है जिसको कि हम लोग ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट भी हम लोग बोलते हैं। इसका आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन, सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार एक नगर मतलब एक सिटी में ध्वनि को प्रदूषण कितने स्तर तक सुरक्षित है? तो हम लोग देखिए जो ध्वनि का जो प्रदूषण मापा जाता है वो डेसीबिल में नापते हैं, जिसको हम लोग डीबी इकाई के रूप में देखते हैं। यहाँ पे इसको WHO को माना है कि 45 जो स्तर है वो सुरक्षित है, इससे अधिक होने पे वो प्रदूषण के स्तर में आ जाएगा। हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं वो जो उसका जो डेसिबल होता है वो 30 से 60 डेसिबल होता है। अगर गुस्से में बातचीत करते हैं तो उसका जो डेसिबल होता है 17 से 80। अगर ट्रक और मोटरसाइकिल चलता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका जो 90 से 95 डेसिबल इसका होता है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे सुरक्षित है वो है 45, WHO का मानक स्टैंडर्ड है। यहाँ पे कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं -40 डिग्री पे जो है -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है वो दोनों सेम ही होता है। तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे जो आदमी का टेम्परेचर शरीर का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आप लोग याद रखिएगा। जो केल्विन में माना जाता है तो 37 प्लस किसी में 273 जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर होगा 310 केल्विन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसका यहाँ पे पूछा कौन सा डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों एक होता है, तो वो है बी। अब है कि निम्न में से जलान समिति जो है किससे संबंधित है? तो जो जलान समिति यानी जो बिमल जलांग है उनके द्वारा आर्थिक पूंजी की समीक्षा की गई थी। आर्थिक पूंजी की समीक्षा से संबंधित है बिमल जलांग समिति। इनके द्वारा ही कहा गया था कि जो RBI के पास 1.7 से
लाख करोड़ जो रुपये है उसका लाभांश और अधिशेष का जो आरज जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो आरबीआई के पास 1.76 लाख करोड़ जो पैसा लाभांश और अधिशेष बचा हुआ था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा आर्थिक पूंजी की समीक्षा के लिए। अब देखिए आवर्ती जोखिम जिसको हम लोग बोलते हैं कि रोल ओवर रिस्क निम्न से किससे संबंधित है। तो रोल ओवर रिस्क है क्या? एक्चुअली जो एनबीएफसी जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उनके द्वारा अल्पकालिक ऋण लिया जाता है जो कि मुख्यतः 1 से 3 महीने का होता है। वो क्या करता है कि इस 3 महीने में वो पैसा चुका नहीं पाता तो इसको इस चुकाने के लिए पुनः ऋण लेता है वो। तो वो जो लोन लेने का जो होता है वो उसमें वो फंसते चल जाता है। तो इसको इसको जो आंसर होगा वो होगा सी, जो ऋण के पुनर्वितरण के लिए मतलब पूरा रीफाइनेंस लोन चुकाने के लिए जो रीफाइनेंस करता है उससे संबंधित है। इसमें है कि जो गवर्नमेंट का जो आर्थिक सलाहकार है अरविंद सुब्रमण्यम उनके द्वारा जो ऋण के पुनर्वितरण करने पे उनको द्वारा गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया था। उसी से वो आवर्ती जोखिम जो टर्म है वो उभर के आया है। अब कि निम्न में से किसके द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा। इसका आंसर होगा ए। केंद्र सरकार के द्वारा नई कर प्रत्यक्ष कोड डायरेक्ट टैक्स कोड जिसको हम लोग बोलते हैं के निर्माण में किसके अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो यहाँ में हम लोग देखते हैं जो जो मौजूदा जो कर आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार हम लोग काम करें तो लगभग 6 दशक पुराना हो चुका है। इसी को अभी जो जो तत्कालीन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसको बदलने के लिए जो इसके अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में ही नए प्रत्यक्ष कर कोड के निर्माण हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका आंसर होगा डी। कि भारत सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय हरित राजमार्ग गलियाला का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो गलियारा है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा वो 883 किलोमीटर है। इसमें लगभग वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन डॉलर की सहायता की गई है। ये जो मुख्यतः जो शामिल है होने वाला गलियाला वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में होने वाला है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं जो एकमात्र जो यहाँ पे मिल रहा है वो है राजस्थान। इसका आंसर होगा बी। तो मैं समझता हूँ कि जो 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कशन किया आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और जो टेस्ट सीरीज है प्रत्येक संडे को मैं इसको आयोजित करता हूँ लगभग 10 बजे के लगभग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। जो भी दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी इसके बारे में आप बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।